श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने लगातार हो रही आतंकी घटनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और देते हुए ये कहा है कि मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक पलायन करेंगे। इस चेतावनी के बाद पुलिस ने प्रदर्शन वाली जगह की नाकेबंदी कर ली है और वहां लगे टेंट बैनर हटा दिए हैं। पुलिस कार्रवाई से पहले नजीर मसूदी ने वहां का जायजा लिया। बीते 3 हफ्तों से यहां कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बुधवार को यहां से टेंट बैनर गायब हो गए और किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ 100 मीटर दूर पुलिस ने इंदिरानगर इलाके में नाकाबंदी कर दी है ताकि कोई पंडित कर्मचारी निकल न सके। पंडितों ने यहां से पलायन कर जाने की चेतावनी दे रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें फोर्सफुली यहाँ पे अंदर बंद किया गया है, तो या तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि हम यहाँ से वैकेट हो, हमें मरवाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करेंगे कि या तो हमें रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेसेस पे जम्मू में या आउटसाइड जम्मू, कि हमें यहाँ पे मरने के लिए ना रखा जाए। 2010 के बाद प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत करीब 4000 कश्मीरी पंडित घाटी लौट चुके हैं। 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या के बाद वो काम पर जाने से इनकार कर चुके हैं। कुलगाम में स्कूल शिक्षक रजनी बाला की हत्या के बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर सुरक्षित जगहों पर नहीं भेजा गया तो वो सामूहिक पलायन कर जाएंगे। मगर बुधवार को उन्होंने देखा कि कई ट्रांजिट कैंप लॉक हो चुके हैं। अनंतनाग के वेसू में जो सबसे बड़ा कैंप है, सैकड़ों कर्मचारियों ने भीतर ही प्रदर्शन किया। हमने सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष हमने कल ये डिमांड रखी कि 24 घंटे के अंतर्गत अगर हमारा कोई फैसला रिलोकेशन का नहीं लिया गया, हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई, तो हम मास माइग्रेशन करेंगे। सरकार की चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों के बाद सैकड़ों मुलाजिम जो जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं और कश्मीर घाटी में काम करते हैं, वो अपने तबादले का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रजनी बल्ला के कत्ल के बाद उन्हें अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस दिखाई नहीं दे रहा है। साफ बात है कि डर की वजह से सैकड़ों मुलाजिम यहाँ नौकरी भी नहीं कर पाते। श्रीनगर से नजीर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का शिलान्यास किया। मंदिर का यह हिस्सा दिसंबर 2023 तक खोल दिए जाने की उम्मीद है, 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में मील का पत्थर, गर्भगृह की पहली शिला बुधवार को रख दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। राम मंदिर के निर्माण में आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जो गर्भगृह है वहाँ पे पहला पत्थर आज रखा गया और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहाँ आए थे और वो सेरेमनी में उन्होंने भाग लिया। लेकिन क्योंकि इस साइट का एक्सेस पत्रकारों को ज़्यादा मिलता नहीं है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। पहले राजेश से मैं कहूँगा कि इस तरफ जाएं और आपको गर्भगृह वाला एरिया दिखा दें। यहीं पे पहले पत्थर आज लगाए गए हैं और ये जो एरिया है वो 2023 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा इसका निर्माण, ऐसा मंदिर का ट्रस्ट कहता है। अगर 2023 तक निर्माण पूरा हो जाता है तो इस एरिया को डेवोटीज जो हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है मंदिर का, वो यहाँ है। पिछले साल हमको सितंबर में एक्सेस दी गई थी इस एरिया की। तब हमने ये देखा था कि यहाँ मिट्टी खुदी हुई थी और ये ग्रेनाइट ब्लॉक्स आ रहे थे यहाँ पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रेनाइट ब्लॉक्स यहाँ लग गए हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे है। ये मंदिर का बेस फॉर्म करेंगे और इसके बाद जो कार्व्ड स्टोन्स हैं जो पिछले 10-20 साल से तराशे जा रहे हैं वो यहाँ लगाए जाएंगे, क्योंकि ये पूरे एरिया में मंदिर बनना है। जो गर्भगृह है उसके एरिया में मैं खड़ा हूँ इस वक्त, तो ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। पूरा मंदिर अभी बनने में कई साल लगेंगे। गर्भगृह श्रद्धालुओं के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले खोलने की तैयारी है। बीजेपी को अंदाजा है कि इसके राजनीतिक लाभ होंगे। 500 वर्षों की जो एक संघर्षपूर्ण साधना थी, सिद्धि की ओर बदलती हुई एक साकार और मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए
इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है। भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था। चुनाव तो अपनी अलग जगह है और भगवान आस्था अलग जगह है, ठीक है। अब भगवान जी को स्थापित किया बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है, ठीक है। और चुनाव तो हर 5 साल पे तो होना है, तो आप इसको उससे नहीं कह सकते कि हाँ चुनाव हो रहा है तो उस पर कर रहे हैं। भगवान की आस्था अच्छी बात है। 2024 तक तो यहाँ लगता है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो अगर भगवान राम की वजह से यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं सब अच्छी हो रही, तो हम लोग योगी और मोदी जी के साथ रहेंगे। अयोध्या में ये कार्यक्रम ऐसे समय हुआ है जब वाराणसी और काशी को लेकर भी विवाद अदालतों तक पहुंच चुके हैं। 80-90 के दशकों में बीजेपी ने इन तीनों मुद्दों को उठाया था। राम मंदिर आंदोलन ने उनको सत्ता तक पहुंचाया। हालांकि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने मथुरा या काशी का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन रविवार को बीजेपी के एक कार्यक्रम में उन्होंने इनके राजनीतिक असर की भी चर्चा की। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब काशी ने जो अंगड़ाई ली है वो हम सबके सामने है। मथुरा, वृंदावन, विंध्यवासिनी धाम, नैमिष धाम, सुख तीर्थ, वे सभी तीर्थ एक बार फिर से एक नई अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में हम सबको आगे बढ़ना होगा। साथ साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, कार्य समिति के माध्यम से अब इस संकल्प को लेकर के चले। 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। देखिए, सांस्कृतिक हालांकि हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि इन मुद्दों का हल संविधान के दायरे में ही होगा। फैजाबाद में प्रमोद श्रीवास्तव के साथ अयोध्या से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली आकर आजम खान से मिले, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये मुलाकात 2 घंटे चली। दोनों के बीच सूत्रों के मुताबिक रामपुर लोकसभा के उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव पर बात हुई। दिल्ली में आजम खान से मिले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक ये सब लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है और ये तस्वीरें दोनों नेताओं की मुलाकात की है। हालांकि आजम खान ने कई सारे जेल से आने के बाद कई बयान दिए थे, जिसे लेकर दूरियों की बात एक तरह से सामने आई थी। बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से गणना को लेकर कई फैसले लिए गए। इन फैसलों को एक ड्राफ्ट का रूप देकर कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। फैसला हुआ है कि सभी धर्मों के जातियों के साथ ही उपजातियों की भी गणना की जाएगी। बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वसम्मति से यह फैसला हुआ है कि जातीय जनगणना हो। किसी ने भी इससे लेकर विरोध नहीं किया है। कैबिनेट के माध्यम से एक समय सीमा के भीतर इसे पूरा कराया जाएगा। गणना के लिए विशेष ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। इसके लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी उसका भी इंतजाम किया जाएगा। बैठक में बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, माले विधायक महबूब आलम जैसी शख्सियतें मौजूद रहीं। बैठक में कुल 28 दलों के प्रतिनिधि पहुंचे थे। एक समय सीमा हम लोग कम समय का निर्धारण करते हैं। आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से ले करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय आधारित गणना है।
अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 2 महीने में सबसे ऊंचे स्तर यानी $124 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बुधवार को भी इसकी कीमत $121 प्रति बैरल के करीब रही। इसके साथ ही करीब 85% तेल के आयात पर निर्भर भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल फिर बढ़ रहा है और महंगाई के मोर्चे पर चुनौती और बड़ी हो रही है। यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस से तेल खरीद में यूरोपियन यूनियन ने जिस बड़ी कटौती का ऐलान किया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत मंगलवार को $124 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31 मई 2022 को कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की कीमत बढ़कर $118.31 प्रति बैरल तक पहुंच गई। इसके साथ ही मई महीने में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की औसत कीमत $109.51 प्रति बैरल पर पहुंच गई। अप्रैल में कच्चे तेल के इंडियन बास्केट की औसत कीमत $102.97 प्रति बैरल थी। जाहिर है, बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार को 2021-2022 की चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर गिरकर 4.1% रह गई। The global crude oil price is heading back towards $120 in terms of Brent crude prices. ब्रेंट क्रूड ऑयल के इंडियन बास्केट की कीमत फिर $120 की तरफ बढ़ रही है। देश में महंगाई दर ऊंची बनी रहेगी क्योंकि इंपोर्ट प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है। Crude oil prices to jump. हालांकि भारत सरकार कच्चे तेल के मोर्चे पर बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, जीडीपी के नंबर्स भारत के लिए बहुत संतोषजनक या बहुत उत्साहवर्धक है कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। 8.72% की दर से बढ़ना एक अपने आप में दिखाता है, 8.72% की दर से तो अपने आप में दिखाता है कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और दुनिया ने इसको माना भी है। मगर तेल अर्थशास्त्री किरीट पारेख के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध अगर लंबा खिंचा तो कच्चे तेल की कीमत और महंगा होकर 130 से $140 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। भारत के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि एक दफे जो ये यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है जल्दी खत्म होने वाली नहीं लग रही है। अभी ऐसा चलेगा तो थोड़ा 130-140 भी हो सकता है। इसमें भारत के क्या ऑप्शन है? मेरे ख्याल से हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो पहले हम ईरान से क्रूड लेते थे रुपीज़ में और बार्टर में, कि हमको एक चाल करना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि हमको ज़्यादा ऑयल रशिया से भी लेना चाहिए। पिछले ही महीने भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उन पर एक्साइज ड्यूटी घटाई है, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल पर टैक्स का हिस्सा अब भी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी की वजह से महंगाई के मोर्चे पर भारत सरकार के सामने चुनौती फिर बड़ी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी का अंदेशा है। ऐसे में इस बढ़ती चुनौती से निपटना भारत सरकार के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली से सचिन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।